दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल गांव से में। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था और बैठे हुए मैंने एक बात कही कि गांव में कुछ गांव जैसा नहीं लग रहा है, कुछ मिस हो रहा है। और उसे ढूंढते ढूंढते जब हम यहाँ तक पहुँचे कि गांव के कैरेक्टर के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। ये छेड़छाड़ बाय लॉ भी हुई है, जो अंग्रेजों ने इस तरह के कानून बनाए जिससे गांव का समाज का ताना बाना बिगड़ गया। बाद में पंचायती राज एक्ट आया, वहाँ पर भी गांव में चुनाव, गांव में गुटबाजी, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। हमारे गांव कैसे थे, आदि ग्राम कैसा था, जब गांव बसा था तब कैसा था, और आज गांव कैसा है, इसमें फ़र्क है। जब गांव बसा था तो गांव एक परिवार था, जिसे आप सो कॉल्ड सिविलाइजेशन कहते हैं। सभ्यता के उस दौर में वहाँ वो परिवार कुटुंबों में कन्वर्ट हुआ और कुटुंब परिवार में। आज पति पत्नी भी साथ में अगर रह लें तो ये जॉइंट परिवार जैसा माना जाता है। बहुत बड़ा संकट है। संकट इसलिए भी है कि अगर गांव समाप्त हो गए तो समाज समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शहरों में समाज नहीं रहता है, शहरों में भीड़ रहती है। और हमें अगर समाज को बचाना है तो गांवों के उस कैरेक्टर का फिर से उसे रीबिल्ड करना होगा और उसे फिर से पुनर्स्थापित करना होगा। ये गांव कैसे थे, इसे लेकर हमारी बात मुकेश क्रांतिवीर से हुई, जो हरियाणा के रहने वाले हैं और उड़ीसा के जंगलों में एक गांव बसाने की तैयारी कर रहे हैं, या यूं कहिए कि वो उस आदि ग्राम की दिशा में उस गांव को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके गांव में आपसे कुछ छूट रहा है, गांव में आप कुछ मिस कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर, ये ऑडियो पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए। शायद आपको लगेगा कि जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं वो आपसे भी कनेक्ट हो रही है। हमारे पूर्वजों के जो मूल सिद्धांत थे, अब वो सिद्धांत क्या कहते थे कि पराये की राय और कमजोर की हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई अपना राय देगा तो वो भले के लिए देगा, और वो भला जब अपना है तो भला अपना है। क्योंकि यदि बाप बच्चे को कह रहा है, दादा पोते को कह रहा है, या गांव का एक व्यक्ति है जो सारे गांव के लिए अच्छा चाहता है, क्यों? क्योंकि गांव में कोई आदमी रह रहा है या समाज परिवार में कोई आदमी रह रहा है, अगर वहाँ कोई भी बच्चा कुछ गलत करता है और जिसको ये आभास है कि ये गलत कर रहा है, तो उसे इस बात का भी आभास है इस गलती का परिणाम कल तुझे भी भुगतना पड़ेगा। इसको देख के तुम्हारे बच्चे भी खराब हो सकते हैं। तो फिर गड़बड़ शुरू ही ना हो, इसलिए कोई भी गड़बड़ करे तो उसे कोई भी टोकता था, क्योंकि सारे बड़े बूढ़े गांव के जितने भी थे तो सारे बच्चे समाज के थे। और कमजोर की हाय का मतलब कि जब भी कोई अपने से कमजोर पर शोषण करता है, अपराध करता है, अत्याचार करता है, उसी चीज को देखते देखते अगली पीढ़ी सीखती है। तो फिर परिणाम क्या होगा कि बुढ़ापे में जब वही आदमी जिसने जवानी में अत्याचार किए जब बूढ़ा होगा तो वो अपने बच्चों से पिटेगा, भले ही वो बाप क्यों ना हो। हाँ, बाप ही पिटता है। हाँ, भाई घर में सबसे कमजोर कौन होता है? बूढ़ा बाप। क्योंकि भाई तो जवान होंगे। तो जैसे ही बच्चा ये देखते देखते बड़ा होता है कि उसका बाप कमजोरों को पीट रहा है, उनको शोषण कर रहा है, उनको अपने अंकुश में लेके काम कर रहा है, और उनकी सही और गलत बात को सुनने की भी चेष्टा नहीं कर रहा है, चाहे वो कितना ही सही हो, लेकिन फिर भी वो अपनी गलतियां इग्नोर करके उस पर अपनी बात थोप रहा है। तो वही चीज बच्चे सीखेंगे तो बुढ़ापे में वो ब्याज समेत वापस मिलेगा। बिल्कुल। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जहाँ पूरा चिंतन और पूरा कार्य प्रणाली जो थी वो शरीर पे चलती थी, क्योंकि सामाजिक मान्यता जो थी वो यथार्थ में थी, कल्पना में नहीं थी। कि आपने जो बात कही 1790-91 में जो इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बनाया, तो उसमें क्या हुआ कि प्रकृति को संपत्ति घोषित कर दिया। हाँ, बिल्कुल। और जो पिता से बच्चे को ट्रांसफर होगी उसे पैतृक संपत्ति कहा। बिल्कुल। जबकि
हमारी पारंपरिक मान्यता क्या कहती है कि भाई प्रकृति की संपत्ति हम हैं। बिल्कुल। क्योंकि बिना प्रकृति के हम चल नहीं सकते। प्रकृति पहले बनी, जीव जंतु बाद में बने। धरती नहीं थी तो लोग बनते कैसे? तो हम प्रकृति की संपत्ति हैं। तो फिर मनुष्य का जो शरीर बना, तो मेरा जो शरीर है, मैं हूं, मैं अपने माता पिता की पैतृक संपत्ति। हाँ। तो मेरे दादा दादी की पैतृक संपत्ति मेरे माता पिता है। मेरे बच्चे मेरी पैतृक संपत्ति है। तो फिर दादा दादी परिवार में जो सबसे बड़े हैं, सब कुछ उनके द्वारा पैदा किया गया है। मेरे माता पिता, चाचा ताऊ, फिर हम सब भाई बंद, फिर हमारे बच्चे। तो दादा जो कहेगा, क्योंकि उसकी पैतृक संपत्ति है, तो वो जैसे चाहे उसका इस्तेमाल करेगा। और वो गलत कर ही नहीं सकता। तो फिर दादा जो कहेगा वो सारे के सारे लोग करेंगे, क्योंकि उसके पास जीवन का भी अनुभव है। और बुढ़ापे में होता है क्या है कि आदमी की इच्छाएं नहीं होती, क्योंकि ना तो शरीर में वो लामन रहा है कि वो लंपट सा करेगा, ना उसे बनने संवरने का कोई शौक है, ना उसे ये है कि 100 साल और जिएगा तो उसे धन संपदा ये वो चाहिए, क्योंकि वो जीवन के अंतिम चरण में है। तो उसे दिख रहा है कि उसे जाना है। तो उसके दिमाग में केवल एक ही बात रहेगी कि भैया मरने से पहले कोई ऐसी दिक्कत परिवार में ना हो। तो फिर भोजन हो गया, जो बूढ़े को पचे वो भोजन बनाया जाए। तो जो बूढ़ो आदमी को पच रहा है वो सारे बच्चों को और जवानों को भी आराम से सुपाच्य होगा। बिल्कुल। तो इस आधार पे ये पूरी वो बनी। अब इन्होंने क्या किया कि शरीर को तो छीन लिया, यानी शरीर आपकी संपत्ति नहीं है, और उसके बदले में आपको उस चीज पे अधिकार दे दिया जहां से इनको अपना प्रोडक्शन आपसे करवाना था। क्योंकि अधिक से अधिक उत्पादन का जब से खेल चालू होता है, क्योंकि ज्यादा किसी के पास उत्पादन होगा तो करेगा क्या? किसी ना किसी को देगा। बिल्कुल। अब जब गांव में सभी लोग ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, गांव में किसी को जरूरत नहीं है, तो फिर वो कहाँ लेके जाएगा? अपने आप ही व्यापारी की प्रतीक्षा करेगा, कोई लेने आ जाए, यार फालतू पड़ा है, गुण खा रहा है। तो शुरुआत में आपने देखा होगा कि नमक के बदले अनाज की परंपराएं चालू की गई। बिल्कुल। तो व्यापारी आता था, नमक देता था, अनाज लेता था। आज के दिन में हालत ये हो गई कि अनाज हम उसके पास देने जा रहे हैं। तो ये अधिकतम का खेल चालू करवाया। उसके लिए हमारे खुद मेरे गांव में बंजारे आते थे, और वो जहाँ बच्चे को मतलब औरत को डिलीवरी होती है, बच्चा जन्म देती है, वो वहीं रुकते थे, और फिर वहाँ एक कुआं बनवा के जाते थे। उस कुएं का वो कहते हैं कि पूजन करके जाते थे। अच्छा। अब तब तो हम भी ये सोचते थे कि आप ये जो बंजारे आते थे व्यापारी थे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, देखो गांव में सिंचाई की व्यवस्था कर दे। लेकिन अब धीरे धीरे जब सोचा तो हमारी समझ में बात आई, भैया वो सिंचाई की व्यवस्था अपने बच्चे के लिए करके गए हैं, गांव के लिए नहीं करके गए। क्योंकि जैसे ही खेती आपने नेचुरल इरिगेशन के अतिरिक्त जब इस आर्टिफिशियल इरिगेशन पे भी चालू कर दी, तो फिर पानी बरसता था पहले, तब जाके खेती होती थी। तो फिर पानी बरसने की प्रतीक्षा करो। अब क्या है, पानी नहीं बरसा तो भी कुएं से खेती कर ही लोगे। तो उस पे चिड़स, लाव, रहट, ये चीजें चला के तो फिर ज्यादा से ज्यादा एरिया में आप खेती करेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा एरिया में खेती करेंगे तो फिर वो अनाज उसके बच्चे के लिए रिजर्व है, वो व्यापार करता रहेगा। उसके बाद फिर ये इरिगेशन का अगला ड्रामा किया गया। जमीन तुम्हारी है, लेकिन किस प्रकार यूज करनी है ये तुम तय नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर लैंड है तो एग्रीकल्चर लैंड ही करेंगे। तो इस तरीके से पहले शरीर को कब्जा किया। बच्चा गर्भ में जाता था तो दाई जो बच्चे का भी भला चाह रही थी और माँ का भी भला चाह रही थी, क्योंकि किसी तरह की भी कोई दिक्कत होगी तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट उस दाई को होता था। बच्चा सही सलामत पैदा होगा, माँ सही सलामत जच्चा रहेगी, तो परिवार खुश होके दाई को सम्मान भी देगा और उसकी जरूरत का सामान भी देगा। तो बच्चा समाज के लिए पैदा हो रहा था। फिर उसकी परवरिश के लिए उसके कपड़े कैसे हों, तो जो एक्सपर्ट थे वो बताते थे कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो दादा की, पिताजी की जो घिसी हुई धोती है, बिल्कुल घिसी हुई, अब उसमें रोए जो है वो बिल्कुल मुलायम हो गए, क्योंकि बच्चे की त्वचा है वो बहुत मुलायम है। तो उसमें उसको खरांच ना लगे, घाव ना हो, इसलिए जैसे ही जब 6-7 महीने का बच्चा पेट में औरत को होता था तो वो पुरानी धोती के पोतड़े बना के रखना चालू कर देते थे, ये आगे काम आएंगे। उसके बाद उसका भोजन की व्यवस्था होती थी
बुआ, मामी, चाची, ताई, दादी, सर्दी में वो बच्चा क्या पहनेगा, उसके लिए स्वेटर बुनना है, जुर्राब बुननी है, टोपा बुनना है। क्यों? क्योंकि वो सबका था, इसलिए चाव होता था सबको। बुआ को चाव है भतीजा आ रहा है, मामी को चाव है भांजा आ रहा है, चाची को चाव है मतलब उसका भतीजा आएगा। अब क्या होता है, फिर उसके भोजन की व्यवस्था थी तो उसको अपने घर में कमाना है, अपने खेत में कमाना है, अपने समाज में कमाना है। तो फिर शरीर से ताकतवर होना चाहिए। इसलिए 25 साल तक वो ब्रह्मचारी रहे, भोजन है वो उच्च गुणवत्ता का ले, अत्यधिक परिश्रम करे ताकि शरीर में अधिक से अधिक ताकत हो। 25 साल तक उसको अपने हिसाब से तैयार करें, फिर बाप का सम्मान करेगा, दादा का सम्मान करेगा। क्यों? पीढ़ी दर पीढ़ी देखता आ रहा है कि पिताजी है वो दादा की पीठ प्रगट रहा है, उसका भोजन पहले दे रहा है, कुछ भी काम करता है तो पहले उससे सलाह लेता है और फिर उनके आदेश के बाद वो काम करता है। यदि वो सेटिस्फाई पिताजी हो गया, दादा हो गया, तभी पिताजी काम करेगा। यही चीज उस बच्चे को धीरे धीरे मन में आ रही थी। फिर उसका गुरु जो था वो उसका पिताजी था, उसका दादा था, क्योंकि वो खेत में या वर्कशॉप जैसी भी है, कुम्हार है तो मटके बनाना वो पिताजी से सीख रहा है। तो उसकी नजर में सबसे बुद्धिमान पिताजी है, दादा समस्या का निदान करने वाला न्यायाधीश है। बाहर से कहीं से कोई किसी बच्चे ने कुछ पीट दिया, कूट दिया, किसी तरह कोई बात हो गई तो वो सबसे बलशाली अपने पिताजी को समझ रहा था कि उसने आके अपने पिताजी को बताया फलाने ने मुझे पीट दिया। फिर अगर मामला बच्चों का ही है तो बोला ठीक है डांट देंगे, तो फिर वो बच्चे को डांट दिया, नहीं भाई भाई हो, आपस में नहीं लड़ना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मामला अगर आपराधिक होता है, किसी षड्यंत्र के तहत कोई बात हो रही है, तो फिर पिताजी दादा को बताता, दादा और दूसरे दादाओं को बताता, फिर सारा गांव इकट्ठा होता, 10-20 आदमी इकट्ठे होते कि भाई कल को जो बच्चे गलत कर रहे हैं तो ये गलत ना करें। फिर न्यायोचित दंड की व्यवस्था होती कि भाई किसी का नुकसान हो गया तो उसके नुकसान की भरपाई करो और आगे कोई आदमी गारंटी ले कि ये इस तरह के गलत काम नहीं करेगा, अगर करेगा तो फिर इसको गांव से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि अनसोशल एलिमेंट की यहाँ जरूरत नहीं है। ये जो पूरी व्यवस्था थी ये शरीर पे चलती थी, स्वास्थ्य पे चलती थी, इसलिए कहा गया पहला सुख निरोगी काया। अब शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए परिवार चाहिए, क्योंकि युवा काम करेगा, बच्चों के लिए भरण पोषण का प्रबंध करेगा और वृद्धों की सेवा का प्रबंध करेगा। अब परिवार की सुरक्षा के लिए समाज चाहिए, क्योंकि अगर एक परिवार में आप जैसे कह रहे हैं कि आपके परिवार में अभी भी सांझा चूल्हा चलता है, 20 आदमी है, और दूसरे परिवार में अलग हो गए 5 आदमी है, तो ये 20 आदमी तो 5 को कूटेंगे। हाँ ठीक बात। तो फिर क्या होगा कि 20 और 5 के इन 2 परिवारों को छोड़ के बाकी जितने परिवार हैं, अब उनको भी तो पता है कि आज ये 5 पीटे हैं तो कल अगले 5 पीटेंगे। नतीजा वो सब इकट्ठे होके पूरी गैदरिंग हो गई, 100 हो गए। तो फिर या तो तुम ठीक हो जाओ भाई, या तो तुम 5 का सहयोग करो, और नहीं तो फिर इनके जरूरत पूरी करना बंद। लोहार इनको सामान, लोहे का सामान नहीं देगा, लकड़ी वाला खाती इनको खाती का कुछ नहीं करके देगा। नतीजा अब आपका परिवार पैतृक रूप से खेती कर रहा है तो भोजन तो आपके पास है, लेकिन ना कपड़े हैं, ना लोहे का सामान है। कल को हल की कुछ अगर खराब हो गई तो फिर लोहार आपका काम नहीं करेगा। तो आवश्यकता एक दूसरे का साथी बनाती है। हाँ, तो इस तरह से ये पूरा कार्यक्रम बढ़िया तरीके से चल रहा था। बुढ़ापे में औलाद सेवा कर रही है, बचपन में बच्चों को दादा पाल रहा है, पड़ोसी पाल रहा है, जिसने देखा हमारे बच्चे। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले आपके शरीर को नियंत्रण में लिया। बच्चा जैसे ही गर्भाधान हुआ तो फिर वहां से दवाइयां देनी चालू कर दी। अब वो दवाइयां देख के आपके शरीर में ताकत कम से कम रहे, क्योंकि इन्हें तो मशीनें चलवानी है। पैदल चलने की बजाय साइकिल दी, साइकिल में इंजन लगाया, मोटरसाइकिल बनाई, फिर कार बना के दी, फिर उस कार में भी आप मेहनत ना करें, सब कुछ सेंसर लगा दिया। अब वो कार भी ड्राइवरलेस आ गई। अब जैसी बैठ के खाते हुए 70 साल, 80 साल, 50 साल उम्र हो गई, वजन बढ़ गया 125 किलो, फिर डॉक्टर के पास जा रहा है, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, हार्ट का पेशेंट हो गया, आर्थराइटिस हो गया, फिर वो डॉक्टर कहता है आप पैदल चलिए। यानी आपको पहले पैदल से वाहन पे लाए और फिर जब शरीर में दिक्कत हुई तो वो डॉक्टर असलियत बता रहा है कि भैया आपको पैदल ही चलना चाहिए था। तो इस तरह से इन्होंने पहले शरीर को कब्जे में लिया। अब जब शरीर कब्जे में हो गया
तो फिर आपकी भोजन यूनिवर्सिटी तय करेगी कि नए रिसर्च में ये पता चला है, नए रिसर्च में ये पता चला, यानी इनडायरेक्टली आपकी हमारी जो ग्रामीण व्यवस्था थी, जो विद्वान वैद्यों के द्वारा भोजन के पोषक तत्व और उनकी जीवन शैली की खोज की गई थी, इन्होंने नई रिसर्च के नाम पे उसको कबाड़ा घोषित करना चालू कर दिया। और अब तो खुल के खेल रहे हैं। अभी एक नई रिसर्च आई है, ये ICMR की, उसमें वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि गन्ने का रस पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अच्छा। कोल्ड ड्रिंक पीजिए, शराब पीजिए, वो बढ़िया है। अब उसका मतलब मेन चीज क्या निकला, दिल्ली में तो आप गन्ने का रस नहीं निकाल सकते। हाँ, वो कारण वही है, क्योंकि सरसों ये जो खुला तेल बेचेंगे तो उस पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। तो अब धीरे धीरे हालत कहाँ तक पहुंचती है कि कल तक जो दादा की पुरानी घिसी हुई धोती के पोतड़े बनाए जाते थे, यानी उस बच्चे को कपड़े में रखने का जो कपड़ा बनाया जाता था कि इस बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, उसकी जगह हगीज आ गई। हाँ। जब तक बच्चा माँ का था, दादी का था, बुआ का था, चाची का था, तो वह क्या था कि अगर माँ बच्चे के पास है, उसे पता नहीं चला कि बच्चे ने टट्टी कर दिया, पेशाब कर दिया, गीला हो गया, उसकी वजह से वो रोने लग गया। तो फिर जैसे उसको रोते हुए को देखते थे, क्योंकि माँ भाई कोई भी औरत है, उसने बच्चा पहला हुआ है तो उस बेचारी का एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर दादी आएगी, ताई आएगी, अब उसने बच्चे पाले हैं, अरे ये रो रहा है, देख इसने टट्टी कर रखी है, कपड़ा बदल दे। अब क्या हुआ, बोला हगीज लगा के पीछा छुटवा लो। अब वो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे तुम्हें देखना ही नहीं है। अब वो टट्टी, वो नमी, पेशाब, वो जो केमिकल वेस्ट था उसके पेट से निकला, अब वो उसकी त्वचा खराब करे, चाहे उसको कैंसर दे, चाहे उसको खुजली करे, कोई मतलब वो कहते हैं कि इसे पूरी तरह सोख लेता है। हाँ, मतलब भाई वो बता रहे हैं ना कि आप हमारे बच्चे को ये पहनाइए। हाँ, एडवर्टाइजमेंट के जरिए उन्होंने दिमाग में ये बात डाल दी कि हम बच्चे के लिए सबसे बढ़िया हम करते हैं, तुम मूर्ख हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तो हमारे बच्चे को आप इस तरह से पालिए, उसको ये पहनाइए, उसको ये खिलाइए, समय समय पर उसे ये दवाएं देते रहिए। उसके बाद उसको क्या सिखाना है वो हम तय करेंगे। फिर जो पहले से शुरुआत में मैंने बात करी थी कि पराये की राय, अब यहाँ से वो पराये की राय का खेल शुरू होता है कि जैसे ही बच्चा 4-5 साल का हुआ, उसके बाद उसको स्कूल में भेजा जाता है। अब उसको पढ़ाया वो जाता है जो उसके किसी काम का नहीं है। इतिहास में राम ने रावण को मारा था, वो काल्पनिक है, और अकबर महान था, ये वास्तविक है। अंग्रेजों ने ये किया, मुगलों ने ये किया, फलाने ने ये किया, उसने ऐसे मारा, उसने ऐसे पीटा, यानी टोटल राजाओं की कहानियां सुनाई जा रही है। अब जिसके मन में राजा बनने की इच्छा हो गई, तो भाई राजा तो वो बन नहीं सकता, तो फिर वो राजा का नौकरी बनेगा। क्योंकि आज अगर मान लो इस लोकतंत्र के ड्रामे की बात करें तो हर आदमी प्रधानमंत्री, तो किसी को भी बना दो, कौन मना कर रहा है। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री की चेयर तो एक है। हाँ, तो अब जिसको प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिल रहा, वो सोच रहा है कि मैं कैबिनेट मंत्री बन जाऊं। तो जिसको कैबिनेट का मौका नहीं मिल रहा, वो सोच रहा है कि मैं स्टेट मिनिस्टर बन जाऊं। जिसको स्टेट मिनिस्टर का भी मौका नहीं मिल रहा, वो लास्ट में गांव के पंच तक आके रह गया। मतलब बाकी समाज मिलाकर कुर्सी केंद्र में, कुर्सी पे रहना, यानी मुझे जो है बाकी सबसे श्रेष्ठ रहना है। अब समाज मेरे लिए काम करे, मैं समाज के लिए कुछ ना करूं, यानी समाज को मेरी मुट्ठी में बंधक बना के रख दिया, ये मेरा नौकर हो गया। तो ये बचपन से समाज की बजाय राज की कहानियां सुनाई गई। वो राजा ने ऐसे युद्ध किया, फलाना राजा बहुत प्रजापालक था, फलाना राजा बहुत दुष्ट था, उसके पास इतनी सेना थी, इतने हाथी घोड़े थे, इतना बड़ा महल था। यानी वो दिमाग में पूरे का पूरा राजतंत्र की गुलामी का काम थोप दिया, और सामाजिक तंत्र की बातें सीखने का टाइम था, वो टाइम खो दिया। अब ना हमें भोजन शैली का पता है, ना उत्पादन शैली का पता है, ना गुणवत्ता का पता है। फिर वो जो तय करके देंगे वो होगा। यानी बच्चे को हमें पूरी तरह से सरकारी बना दिया। हमारी जो पूरी व्यवस्था थी वो भगवान की व्यवस्था पे चलती थी, यानी भूमि, गगन, अग्नि, वायु, जल। जीवन जब पैदा होता है तो जीवन पैदा होने के लिए सबसे पहले धरातल चाहिए, क्योंकि बिना धरातल तो कुछ होगा नहीं। फिर धरातल से जो मिलना है वो तो धरती पे मिल जाएगा,
लेकिन धरती के ऊपर से भी जो मिलना है उसके लिए आसमान भी चाहिए, गगन चाहिए। तो जहां धरती और गगन हो गए वहां जीवन की संभावनाएं पनपने लगती है। अब तीसरा जो मुख्य घटक किसी भी जीव को जन्मने के लिए चाहिए वो चाहिए वायु। क्योंकि सांस, बिना सांस रोके आदमी कम से कम टाइम तक जीता है। वायु की व्यवस्था जिस ग्रह पे, जिस जगह पे हो गई, फिर उसको चाहिए तापमान। यानी बिना पानी पिए शायद हम 24 घंटे रह जाएं, लेकिन ज्यादा या कम तापमान में, या तो 0 डिग्री में चले जाएं या फिर 90-100 डिग्री में चले जाएं, तो 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगेगा शरीर को खत्म होने में। तो फिर शरीर की लायक तापमान चाहिए, और फिर अंत में चाहिए जल, क्योंकि ये प्रकृति ही देती है, इसी को भगवान कहा गया। तो हमारे पूर्वजों ने ये देखा कि भाई जब हमारा जीवन धरती से, गगन से, वायु से, अग्नि से और जल से चल रहा है, तो इनकी प्रचुरता भी होनी चाहिए, उपलब्धता भी होनी चाहिए, और क्वालिटी भी होनी चाहिए, जिसे उन्होंने नाम दिया पवित्रता जी। अब इसी को उन्होंने कहा कि धर्मो रक्षति रक्षित है, यानी हमारा धर्म केवल इन 5 तत्वों की रक्षा करना है। अगर इन 5 तत्वों की रक्षा नहीं की तो हम अपने शरीर की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो अपने शरीर की रक्षा के लिए इन 5 तत्वों की रक्षा करनी पड़ेगी। अब जैसे ये राजशाही तंत्र लगा, इन्होंने इस भगवान के ऊपर ईश्वर बिठा दिया और शरीर के ऊपर एक कपोल कल्पित आत्मा बिठा दी जी। हमारी पारंपरिक व्यवस्था थी, उसमें आत्मा कहा जाता था कि जो अपने द्वारा, आत्म के द्वारा किए गए कर्मों के परिणाम का विश्लेषण कर सके, उसी में आत्मा है। जिसको यही नहीं पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसका परिणाम क्या निकलेगा, तो इसका मतलब वो अपनी मर्जी से कर ही नहीं रहा, क्योंकि उसको कोई दूसरा बता रहा है। जो परिणाम नहीं जान सकता वो काम भी नहीं जान सकता। तो यहाँ आत्मा के हिसाब से केवल 2 ही तरह की आत्मा बताई गई, एक दुरात्मा और एक परमात्मा। दुरात्मा वो कि जो परिणाम जानते हुए भी गलत कर रही है, और परमात्मा वो जो गलत को रोक रही है। क्योंकि जब तक ये सत्ता तंत्र है, मैं जानते बूझते भी अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पेड़ लगाने का काम करता हूँ और मैंने 100-200 मतलब 1000, 2000, 5000 पेड़ लगा दिए। अब सरकार को उन पेड़ों की, सिस्टम को उन पेड़ों की जरूरत पड़ी, उसने जमीन एक्वायर कर ली, सारे काट दिए, तो मेरे अच्छे का कोई परिणाम नहीं निकला। तो उन पेड़ों की रक्षा अगर मुझे करनी है तो पेड़ काटने वालों को रोकना पड़ेगा, उनको नष्ट करना पड़ेगा। तो इस आधार पे आत्मा का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो तो था ये कि हमें अपने कर्मों की सुपरिणाम के लिए काम करना है। अब इन्होंने क्या दिया, बोला पहले तो दिखाए भूत प्रेत कि शरीर मर जाता है तो आत्मा बाहर निकलती है, तो एक अच्छी आत्मा होती है जो आदमी की सहायता करती है, और एक दुरात्मा होती है जो आदमी को पीड़ित करती है। अगले चरण में स्पिरिचुअलिटी का नया रोल आ गया, अपने को आत्मा समझो, यानी अपने शरीर का तुम ध्यान ही मत रखो, अपने को मुर्दा मान लो। फिर भगवान की जगह टिकाया गया ईश्वर। अब ईश्वर जब शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो समझ में आता है ईशा का स्वर, यानी अब यहाँ आ गई बाइबल जी। बाइबल वो न्यू टेस्टामेंट जो यहूदियों ने व्यापार व्यवस्था के लिए यहाँ स्थापित की थी। आज भी राजस्थान में स्कूल नहीं बोला जाता, ई स्कूल बोला जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल नहीं बोलते, ई स्कूल बोलते हैं। ई स्कूल, तो ई स्कूल का मतलब ही है ईसा कुनबा। स्कूल का मतलब ईसा का परिवार, कुल। स्कूल मतलब यीशु का कुल, यीशु का कुल। जो नेशनल लिटरेसी मिशन का लोगो है, क्योंकि हमारी पारंपरिक व्यवस्था में क्या था, जो किसान के परिवार की लड़की है वो किसान के परिवार में जाएगी तो वो काम जो आगे उसको जिंदगी बितानी है वो काम उसने बचपन से देखा सीखा है। गाय का गोबर डाल रही थी, बैल के लिए चारा डाल रही थी, अनाज को साफ कर रही थी, भूसे को भरने के लिए जगह साफ कर रही थी, फिर भूसा वहां डाल रही थी, खेत में कटाई भी करवा रही थी। अगर गलती से उसको लुहार के घर उसकी शादी हो गई तो लुहार का तो काम अलग है, उसने वो सीखा नहीं, जो सीखा वो काम का नहीं, तो उसका तो जीवन व्यर्थ हो गया। तो इसलिए ये परंपराएं बनी थी कि जैसे परिवार में बच्चे पले हैं वैसे ही परिवार में उसका विवाह हो।
ताकि जो अनुभव है, जो ज्ञान है, वो उसके जीवन में काम आता रहे। अब इन्होंने क्या किया, सबको पढ़ा लिखा के दूसरे ने राय दी कि तुम हमारी नौकरी करोगे तभी तुम्हारा जीवन अच्छा चलेगा। तो फिर नौकरों की एक ही कम्युनिटी हो गई थी कि आपको घर में तो कुछ करना ही नहीं है, नमक भी नहीं पीसना है, पिसा पिसाया मिलेगा। तो इस तरह से करके भगवान पे ईश्वर ने कब्जा कर लिया, समाज पे व्यापार ने कब्जा कर लिया। आज के दिन में भूमि जो आप बता रहे थे एक्ट बनाया, तो इन्होंने किया क्या कि भूमि पे 1-1 इंच भूमि पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नियंत्रण है पूरी दुनिया में। एग्जैक्टली। और वो सारी तहसीलें जितनी भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। यूं तो देश में 6 से 7 लाख गांव हैं, लेकिन गांव का डीएनए कुछ गड़बड़ाया हुआ सा है। हमें अपने गांव की तलाश करनी है, गांव को ढूंढना है, अपने ही गांव में ढूंढना है। और हमारी इस तलाश में आपका सहयोग भी अपेक्षित है। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, आप हमें इनपुट भी दे सकते हैं कि इस गांव की तलाश हम कहां से शुरू करें और कैसे शुरू करें। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो गांव की तलाश हम जारी रखेंगे।